छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी ने समस्त कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया। तालाब क्यों कह रहा हूँ, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश भर में स्कूल जतन योजना के तहत करोड़ों रुपए फूंक कर उन्हें नहीं पता कि किस स्कूल भवन का कैसा मरम्मत करना है, कहाँ छत की मरम्मत करनी है, कहाँ फर्श की मरम्मत करनी है, कहाँ दरवाजे की मरम्मत करनी है और कहाँ खिड़की बदलने हैं। ये बच्चों की ज़िंदगी के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है, क्योंकि स्कूल भवन की स्थिति आप देख रहे हो, जो सरपंच को दिया हूँ, सर वार्ड पंच को दिया हूँ, जनपद सदस्य को दिया हूँ, बीओ को दिया हूँ, डीओ को दिया हूँ। कलेक्टर सर पूरा यहाँ पानी टपकता है सर, और पानी की भी समस्या है सर, लाइट बिल होता है, हम लोग को पानी भी नहीं मिलता है सर, और इधर पूरा पानी टपकता है। तार से फिर करंट लगने का भी डर रहता है, पानी टपकता है सर। बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा मामला है, इस वजह से जो है इस पत्र को पूरा सुनाना मैं बेहद ज़रूरी समझता हूँ। आकस्मिक दुर्घटना से बचाव हो सके, यह भी सुनिश्चित करें कि जो शाला भवन जर्जर हों उनमें किसी भी स्थिति में कक्षाएं संचालित ना की जाएं। शालेय बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शायद बीजापुर कलेक्टर तक ये पत्र ना पहुंचा हो। सेक्रेटरी साहब, शायद आपके निर्देश जो है कलेक्टर साहब को नहीं मिले हैं। भविष्य गणना दूर की बात है, हमारी सरकारें इन बच्चों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। स्कूल का जतन तो नहीं हो पाया, लेकिन संबंधित ठेकेदार, सब इंजीनियर, उस विभाग के अधिकारी और कई सफेद पोश लोगों का जतन जरूर हुआ, लेकिन अंत में हमको मजबूर होना पड़ा कि हमसे भी आगे कोई और। कैसी मजबूरी? क्योंकि टपक गिरता था सीमेंट ऊपर से बच्चों के ऊपर। एक क्लासरूम में दो कक्षाएं संचालित हो रही हैं, बरामदे में भी क्लास लग रहे हैं। तकलीफ तो बहुत होता है क्योंकि 120 बच्चे 3 कक्षाओं में पढ़ाने के लिए सर हम थोड़े मजबूर हैं। कितने अधिकारी आए, कितने अधिकारियों से आपने शिकायत की, मांग की है? हाई स्कूल का उस समस्या का निवारण करना तो उसी के हाथ में है ना। उसी तिजोरी से कुछ रकम निकाल के अपने बच्चों को इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारें करोड़ों रुपए फूंक रही है, मगर धरातल पे हालात बिल्कुल विपरीत हैं, खराब हैं। शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और दक्षिण बस्तर में संचालित अधिकांश स्कूल आश्रम भवनों की स्थिति दयनीय है, जर्जर है। छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी ने समस्त कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया और आदेशित भी किया, निर्देशित भी किया कि भैया जर्जर हो चुके स्कूल भवनों में बच्चों का अध्यापन कार्य ना करवाया जाए, ऐसे में किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मैं दरअसल दूसरी स्टोरी पर निकला था, मगर मेरी नज़र एक स्कूल पर पड़ी, मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर इस पे स्टोरी तैयार कर रहा हूँ। इस स्कूल भवन की हकीकत दिखाते हुए सिस्टम को मुंह चिढ़ाते एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल मैं इस वक्त बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पर गंगालूर में हूं और जैसे ही मैं गुजर रहा था, मुख्य मार्ग पे ही बिल्कुल दाएं तरफ पे, चलिए बेटा अंदर आइए, आइए बात करते हुए जाते हैं, आइए। गुजर रहा था तो मेरी नजर इस तालाब पर पड़ी। तालाब क्यों कह रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा। स्कूल है, स्कूल का जो सामने का हिस्सा प्रांगण है, यहाँ पे पूरा पानी लबालब भर चुका है। अब बच्चे इसी तरह से पार करते हैं इस हिस्से को। मैंने पूछा बच्चों से, बाहर के बच्चे, रुक जाओ बेटा बात करते हुए चलते हैं। पूछा बच्चों से कि स्कूल कैसा है, तो बता रहे बारिश होने से खूब टपकता है सर, खूब परेशानी होती है सर। और आपको बता दें कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश भर में स्कूल जतन योजना के तहत करोड़ों रुपए फूंक कर जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की मरम्मत करवाई थी। और ये देखिए, इस बिल्डिंग का भी मरम्मत हुआ, दिखा दीजिए। योजना का नाम मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, स्कूल का नाम जनपद पूर्व माध्यमिक शाला गंगालूर, स्वीकृति वर्ष 2023-24, कार्य एजेंसी शाला प्रबंधन समिति, जनपद पूर्व माध्यमिक शाला गंगालूर। इस स्कूल का भी मरम्मत हो चुका है। मरम्मत कैसा हुआ है और स्कूल जतन योजना में कितनी बड़ी भर्रासाई हुई वो भी बताता हूं। दरअसल जो सब इंजीनियर हैं वो घर पे टेबल पे बैठ के एस्टीमेट तैयार किए। उन्हें नहीं पता कि किस स्कूल भवन का कैसा मरम्मत करना है,
कहाँ छत की मरम्मत करनी है, कहाँ फर्श की मरम्मत करनी है, कहाँ दरवाजे की मरम्मत करनी है और कहाँ खिड़की बदलना है। सब इंजीनियर्स ने क्या किया, घर पे बैठकर जहां पे छत की मरम्मत करनी है वहां उस स्कूल भवन में टाइल्स लगवा दिए, और जहां दरवाजे की जरूरत थी वहां पे उन्होंने खिड़कियां लगवा दी। तो इस तरह से बड़ा भर्रासाई हुआ, और इस स्कूल भवन का भी यही हाल है, पानी जो है रिस रहा है। ये देखिए टेबल में पूरा पानी भर चुका है, इस तरह से इतने बुरे हालात हैं। और बच्चों के लिए ये बच्चों की जिंदगी के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है, क्योंकि इस तरह से जब पानी रिसता है तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए केबल बिछाए गए हैं, तार बिछाए गए हैं, यहां से करंट सप्लाई होने का बड़ा डर है, बड़ी गुंजाइश है। और कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जो है उस की चपेट में आ जाएं। यहाँ पे कुछ टीचर्स भी हैं। सर शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम एम श्रीनिवास है। आइए सर देखते हैं आपका ऑफिस रूम भी देख लेते हैं। चलिए। सर आप हेडमास्टर हैं जी। क्या स्थिति है सर आपके स्कूल भवन की? स्कूल भवन की स्थिति आप देख रहे हो, जो बना हुआ है, छत पहले पूरा गिरता था नीचे सीमेंट से, एक छत की मरम्मत थोड़ा ठीक हुई है। जी कहाँ ठीक हुई है सर? क्लासरूम में तो पूरा पानी भर गया। वो तो 2 साल पहले हुआ था सर, 2 साल के बाद से वो फिर टपकना चालू हुआ है। ये जैसे पूरा नीचे गिरता था सीमेंट। जी 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 हाँ। जी, तो ये एक छत हम लोग के थोड़ा सा टपकना बंद हो गया और गिरना बंद हो गया, जी, और पुट्टी हुआ है। अच्छा, और टाइल्स भी लगे हैं? टाइल्स कुछ लगे हैं टूटे हुए। तालाब बन गया है सर। इसके बारे में सर लिख के मैं कई सालों से लिख रहा हूँ, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूल भवनों के जतन के लिए एक योजना ही चला दी थी पूर्ववर्ती सरकार ने, लेकिन स्कूल का जतन तो नहीं हो पाया। लेकिन संबंधित ठेकेदार, सब इंजीनियर, उस विभाग के अधिकारी और कई सफ़ेद पोश लोगों का जतन जरूर हुआ है, तिजोरियां जरूर भरी गई हैं। अच्छा सर, बहुत से स्कूल भवन हमने देखे हैं ऐसे मरम्मत हुई कि जहाँ पे अर्श पे मरम्मत होना है, फर्श का कर डाला है, फर्श का होना है, अर्श का कर दिया है। यहाँ पे काम किसने कराया? हालांकि शाला प्रबंधन समिति कार्य एजेंसी बताई जा रही है। शाला प्रबंधन समिति कार्य एजेंसी बताई जा रही है, उस पर पैसा डाला गया है, लेकिन काम ना हेडमास्टर कराया ना शाला प्रबंधन समिति कराया है। वो तो साई किरण ठेकेदार कराए हैं, उनके मुनीम आए थे नारायण साहू जी, वही आके पूरा काम कराए हैं। और हम बोले कि पैसा बचा होगा आपके यहाँ तो हमारे एक अतिरिक्त कक्ष है उसको भी करा दीजिए, तो वो बोले कि नहीं, हमारा एस्टीमेट यही था, इसी भवन में जितना काम कराना है आप करा लीजिए, हम बाकी काम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, नहीं करेंगे बोले। और उसके बाद भी हमने साल भर घुमाया उनको पैसों के लिए, लेकिन अंत में हमको मजबूर होना पड़ा कि हमसे भी आगे कोई और है। कैसी मजबूरी? अब वो आ रहे हैं, अब अधिकारी बोल रहे हैं काम हो गया तो चेक काटे, ऐसा तो अब करें क्या, हम काट दिए। मजबूरी में मतलब तो नहीं कहना चाहिए, अब अधिकारियों का आदेश, मौखिक आदेश। जी। अच्छा, ठीक है। तो आपको लगता है मरम्मत कार्य इस तरीके से हुआ आपके स्कूल भवन का? जिस टाइप का हमने अनुमान लगाया था, सोचा था, उस टाइप से तो मरम्मत नहीं हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ कितने कक्षा हैं? 3 कक्ष हैं, 1 2 3। कितने स्कूल लगते हैं, क्लास लगते हैं? 6 क्लास, 3 क्लास लगते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कितने के लागत से आपके यहाँ ये मरम्मत हुआ है? कितने का चेक काट के दिया आपने? अभी 3,09,000 का। 3,09,000 में सिर्फ पुट्टी हुआ है और छत का काम हुआ है। हाँ। दरवाजा खिड़की लगाए, कुछ टाइल्स टूटे थे वो लगाए हैं। ये कितने में हो सकता था आपके अनुमान से? मैं तो प्रधान अध्यापक हूँ सर, सब इंजीनियर नहीं हूँ, उसका अनुमान तो बनाए होंगे, आइडिया तो रहता ही है। अनुमान तो मैं नहीं लगा सकता। बाकी इतना है, छत मेरा बहुत जर्जर स्थिति था, छत मेरा वो ठीक हो गया है, क्योंकि टपक गिरता था सीमेंट ऊपर से बच्चों के ऊपर, पूरे बिल्डिंग का स्लैब का प्लास्टर जो भी हो, मतलब टपकना उपकना सब बंद हो गया वो। अच्छा, हाँ, फिर भी टपक ही रहा है। अब वो आप 2 साल हो गए काम हो के भी। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। ये हर साल तालाब बनता है क्या? जी, बड़ी विडम्बना और बड़ी समस्या है सर। जी, वो दूसरा संस्था है सर। चलिए ना, कोई समस्या नहीं, वहाँ हेडमास्टर होंगे ना, उनसे भी बात कर लेंगे, आपसे भी बात कर लेंगे। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर यहाँ? मेरे यहाँ 109 बच्चे हैं सर। 109 बच्चे? जी, माध्यमिक शाला जनपद माध्यमिक शाला गंगालूर में। जी, कहाँ कहाँ आपने रिटर्न में दिया है सर कि बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है? सरपंच को दिया हूँ सर, वार्ड पंच को दिया हूँ, जनपद सदस्य को दिया हूँ, बीओ को दिया हूँ, डीओ को दिया हूँ।
अरे बाप रे, इतनी जगह मिन्नतें लगाए जी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, कुछ नहीं हुआ सर। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम है, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे या फिर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे। क्या नाम हुआ बेटा? मंजुला वयम सर। मंजुला, जी। कहाँ के रहने वाले हैं मंजुला? तोड़ तोड़का। जी। यहाँ आश्रम में रहते हैं? जी अच्छा, यहाँ पानी नहीं टपकता? नहीं टपकता है? जी कहाँ से टपकता बेटा? इधर सर उधर है अच्छा, वहाँ से टपकता। जी कभी अधिकारी वगैरह आते हैं यहाँ पे? आते हैं सर। कौन कौन अधिकारी आए, कुछ पता है आपको? नहीं सर, परसों में आए थे, गए हैं सर। कौन आए थे? कलेक्टर सर आए थे। कलेक्टर सर आए थे? जी। तो ये दिखा नहीं कलेक्टर सर को? या नहीं गुस्से सर। गुस्से ही नहीं? जी आप लोगों से मतलब ही नहीं? हॉस्पिटल में दीदी लोग थे, उधर जाके मिल के गए हैं सर। अच्छा, जो बीमार थे उनसे मिलके गए। जी तो ये सड़क पे स्कूल है, इधर झांकने नहीं हुआ कलेक्टर साहब को? क्या क्या परेशानी होती है बेटा? पूरा यहाँ पानी टपकता है सर, और पानी की भी समस्या है सर। लाइट गोल होता है, हम लोग को पानी भी नहीं मिलता है सर, और इधर पूरा पानी टपकता है। घूमते घूमते बात करते हैं, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। चलो मंजुला, पूरा दिखाते हैं ना सबको, सरकार को दिखाते हैं कि कितने बुरे हाल में आप लोग पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ पे लाइट है बेटा? नहीं है सर, अब गोल है। अभी गोल है? जी लाइट रहता है तब अगर पानी ऐसे टपक रहा होगा तो वो तार से फिर करंट वरेंट लगने का भी डर रहता है। जी। और कहाँ कहाँ टपकता बेटा? इधर भी टपकता है सर। इधर भी टपक रहा है? जी चलो देख लेते हैं, आ जाओ। एक और विडंबना देखिएगा, एक क्लासरूम में दो दो कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे में क्या ही पढ़ाया जाएगा, क्या ही समझेंगे बच्चे? अब आप देखिए, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई रूम का नाम दिया गया है, पहली से दूसरी कक्षा वहाँ संचालित है, यहाँ तीसरी से चौथी संचालित है, इधर 7वीं से 8वीं संचालित है, बरामदे में भी क्लास लग रहे हैं। यहाँ पाँचवीं और छठवीं क्लास। 5वीं 6वीं यहाँ लगा रहे जी। हैं। कैसे संभव हो पाता है सर, कैसे मैनेज करते हैं? सर तकलीफ तो बहुत होता है क्योंकि कक्षाएं बहुत कम हो रही जी। हैं, और शिक्षक अगर मान के चलिए 2 कक्षाएं के बच्चों को एक साथ बैठाल रहा है तो अध्यापन कराते वक्त कितनी एक ही कक्षा के एक ही विषय के अध्यापन करा पा रहे हैं बच्चों को। तो जो साथ में जो दूसरी कक्षा के बच्चे रहते हैं वो भी कई मायने में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उस अध्यापन को ग्रहण करते हैं। दोनों दो मतलब अगर वो चौथी का और तीसरी का बच्चा है तो उसके लिए वो दोनों पाठ पढ़ रहा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उस वक्त पे हम उनको उनके सब्जेक्ट का या तो कोई कार्य दे देते हैं अगर किसी दूसरे क्लास के बच्चे को ले रहे हैं तो इस तरह से सर कई मायने में मैनेज करने में भी हमें भी बहुत तकलीफ होती है। जी। और चूंकि वर्तमान में सर अगर अभी देखें यहाँ पर पहली से 8वीं तक की कक्षा तो यहाँ लगी रही है, जी। और अभी क्योंकि एक बंद स्कूल था सर पूर्व में यहाँ पे जनपद प्राथमिक शाला, वो अभी पुनः संचालित हुआ है, तो अब उनकी भी 2 कक्षाएं सर यहाँ पर लग रही है संयुक्त रूप से। अच्छा जी सर। तो कितने बच्चे हैं सर? सर जनपद प्राथमिक अगर बात करें पुनः संचालित में, वहाँ अभी 20 बच्चे हैं वर्तमान में, जी। और कन्या आश्रम के 100 बच्चे हैं सर। 120 बच्चे? 120 बच्चे 3 कक्षा में पढ़ाने के लिए सर हम थोड़े मजबूर हैं। अतिरिक्त कक्षा वगैरह का भी अगर निर्माण हो जाता है या कुछ व्यवस्था होती आप तो। लोगों ने मांग नहीं की क्या? सर बारंबार पहले भी यहाँ मांग किया गया था कि कन्या आश्रम की भवन यहाँ पर बनी हुई नहीं है, ये जनपद प्राथमिक शाला की भवन है, और कन्या आश्रम की 2003 में जब से आश्रम का स्थापना हुआ है तब से आज तक यहाँ पर भवन नहीं बना था। आश्रम भवन ही नहीं है? नहीं है सर। तो आश्रम भवन कहाँ संचालित है? ये आश्रम बच्चे कहाँ रह रहे हैं? अभी पीछे में है सर। तो वो किसका भवन है? वो प्रिया मिडिल स्कूल का है। स्कूल का है? जी। अच्छा जी, सामुदायिक भवन है वो? एक सामुदायिक भवन है, एक प्रिया मिडिल स्कूल का है। हाँ। अच्छा, तो अभी यहाँ जब अधिकारी आते हैं निरीक्षण पे, जी, जी। कितने अधिकारी आए, कितने अधिकारियों से आपने शिकायत की, मांग की है? सर हमारे डीओ साहब भी आए हैं, बीओ आए हैं, बीआरसी आए हैं, सबको मैं वस्तुस्थिति परिस्थिति बता दिया कि हमारे कक्षा संचालन में हमको दिक्कत जा रहा है सर। ये बाजू में है जो प्राथमिक शाला कहीं का था उसको बना दीजिए सर, प्राथमिक शाला वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा मिडिल स्कूल यहाँ चल सकता है। जी, ठीक है ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं वो, कितने, अच्छा कब से संचालित है ये? 2003 से। और हमेशा यही समस्या है? यही समस्या है सर।
और अच्छा, यहाँ पे भी आप लोग क्लास लगाते हैं बरामदे में? हवा तूफान के साथ बारिश आते तो पानी आता है तो अब आते हैं तो क्या करें, तो फिर अंदर ले जाना पड़ता है। आपको अच्छा कितने टीचर्स हैं? हम लोग 4 हैं सर। आपको नहीं लगता सर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, खिलवाड़ बोले शासन प्रशासन को हम लोग दे ही रहे हैं सर, जी अवगत करा। जी शासन प्रशासन को तो इसके बारे में अवगत करा दिया गया है सर। अब बाकी जो भी मैंने जो भी समस्या है स्कूल का, उस समस्या का निवारण करना तो उसी के हाथ में है ना। हम शिक्षक, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं ना। 10 बजे स्कूल आना, फिर 4 बजे तक अपना जो भी ड्यूटी है करना, बच्चों का अध्यापन कार्य कराना, उसके बाद तो अपना माने छुट्टी हो जाता है ना। और उस बीच में जो भी मतलब क्लास संचालन करते हैं है ना, जैसा हमसे बनता है। अब एक क्लास में सर 2 क्लास 3 क्लास के बच्चों को हम बैठा के अध्यापन कार्य करा रहे हैं, तो उस बीच में सर अब एक क्लास के बच्चों का हम अध्यापन करा रहे हैं सर, है ना। तो मैंने दूसरे के क्लास के बच्चों को तो डिस्टर्ब होता ही है ना। हम उनको मैंने अध्यापन नहीं करा पाते हैं उनके, हाँ एक ही टाइम में, क्योंकि एक ही टाइम में मतलब एक कक्षा के बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, फिर वही टाइम में दूसरे क्लास के बच्चों को भी मैंने कोई विषय पढ़ाना पड़ता है ना। तो एक क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और दूसरे क्लास के बच्चों को हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो जैसे उस बीच में हम उनका माने कुछ भी माने कार्य देते हैं, तब भी ना मतलब वो माने वो डिस्टर्ब होता है ना, क्लास डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब तो होगा इसमें ना बिल्कुल। बच्चों का जो भी सर वो माने पढ़ाना लिखाना भी बच्चों को माने शैक्षणिक गतिविधियों का मतलब कराना, ये सब माने बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए, एक स्कूल भवन नहीं बना पा रही हैं हमारी सरकारें, देश चांद पे परचम लहरा रहा है। तनुजा जी बेटा, ये एक साथ आप लोग 2-2 कक्षाएं चल रही हैं, डिस्टर्ब नहीं होता है, परेशान नहीं होता है? होता है सर। कुछ समझ में आता है ऐसे में? जी नहीं मतलब जैसे आपका क्लास चल रहा है ठीक है, जी लेकिन आपके सीनियर क्लास या आपका जूनियर क्लास चल रहा है, तब तो फिर आपको डिस्टर्ब होता है। जी हाँ होता है सर। ओके। इन नौनिहालों के नाम पे जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग अपनी तिजोरी भरने में मशगूल हैं और उसी तिजोरी से कुछ रकम निकाल के अपने बच्चों को इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और इन बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रही हैं हमारी सरकारें और जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग पूरी बेशर्मी के साथ। क्या नाम बताया? तनुजा एम राय तनुजा। सर। आइए तनुजा, आप कौन से आश्रम में हैं? कन्याश्रम में हूँ सर। यहाँ पे पानी टपकता है बेटा? जी टपकता हाँ है? टपकता है सर। टपकता है। जी ज़्यादा ही भरता है क्या? नहीं सर। ज़्यादा नहीं भरता? जी ठीक है। ये दीवार में वो आता है, सीपेज आता है? नहीं सर। सीपेज नहीं है? जी ठीक है। आश्रम कैसे सर। किधर आता है? अच्छा ये जी यहाँ से ना? जी ठीक ठीक ठीक। तो मैं आपको एक पत्र पढ़कर सुना देता हूँ, शब्दशः पढ़कर सुना देता हूँ। बेहद गंभीर मामला है ये, बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा मामला है, इस वजह से जो है इस पत्र को पूरा सुनाना मैं बेहद ज़रूरी समझता हूँ। दरअसल इस पत्र को छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों के नाम लिखा है। लिखा गया है, प्रति समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, विषय शाला भवनों की मरम्मत के संबंध में। आइए बच्चों के लिए जो खाना सब्जी बन रहा है वो भी दिखा देते हैं। विषय शाला भवनों की मरम्मत के संबंध में। जैसा कि आपको विदित है कि 26 जून 2024 से नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ हो गया है और शालाओं में अध्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका है। विभिन्न जिलों में शाला प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। शालाओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने हेतु आपको जिला शिक्षा अधिकारियों को समय समय पर निर्देश दिए गए हैं। अपने जिले के शाला भवनों का निरीक्षण कर लेवें तथा जो शाला भवन जर्जर हैं उनमें अध्यापन कार्य नहीं कराया जाए एवं जो शाला भवन मरम्मत के लायक हैं उन्हें जिला स्तर पर उपलब्ध डीएमएफ, सीएसआर या अन्य किसी निधि से नियमानुसार मरम्मत करा लेवें ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना से बचाव हो सके। इसके बावजूद भी विभिन्न माध्यमों से यह बात संज्ञान में आ रही है कि कुछ शालाओं में अभी भी जर्जर भवनों में संचालित की जा रही है जो किसी भी स्तर से उचित नहीं है। कृपया अपने जिले की समस्त शाला भवनों का 3 दिवस के भीतर निरीक्षण करके आवश्यकतानुसार मरम्मत सुधार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके पूर्व भी आपके
निर्देशन में स्कूल जतन योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त मरम्मत योग्य जर्जर शाला भवनों का चिन्हांकन किया जाकर शाला भवनों में मरम्मत अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए आपको राशि जारी की गई है। जारी की गई राशि का समुचित उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि जो शाला भवन जर्जर हों उनमें किसी भी स्थिति में कक्षाएं संचालित ना की जाएं। जर्जर भवनों वाली शालाओं के संचालन हेतु सामुदायिक भवन, अन्य शासकीय भवन, अन्य शाला भवन या अन्य सुरक्षित विकल्प का उपयोग किया जाए। शालेय बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतः शाला भवनों के मरम्मत कार्य प्राथमिकता पर करवाए जाएं। तो ये सख्त निर्देश दिए गए हैं सभी कलेक्टर्स को, लेकिन शायद बीजापुर कलेक्टर तक ये पत्र ना पहुंचा हो। यही एक वजह है, जिले के अधिकांश स्कूल आश्रम भवनों की स्थिति बेहद खराब जर्जर है और उनका मरम्मत कार्य भी कराया गया, लेकिन मरम्मत कैसा हुआ वो तो आपको मैंने बता चुका, दिखा चुका। करीब 17,000 से अधिक बच्चे जो है इन स्कूल भवनों में, आश्रम भवनों में, आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और इन बच्चों के भविष्य को सुधारने की बहुत दूर की बात है, इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है हमारी सरकार, हमारा सिस्टम। सेक्रेटरी साहब, शायद आपके निर्देश जो है कलेक्टर साहब को नहीं मिले हैं। व्यक्तिगत तौर पे बीजापुर जिले के कलेक्टर को फ़ोन करके या फिर अलग से एक पत्र जारी करके निर्देश दीजिएगा कि यहाँ अध्ययनरत स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें। बेहद बुरे हालात हैं। इसके बाद भी मैं आप सब दर्शकों तक स्कूल भवनों की जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की बुरे हालात पर रिपोर्टिंग कर पूरी एक सीरीज चलाकर दिखाऊंगा कि कितने विपरीत हालातों के बीच, कितनी बुरे हालातों के बीच यहाँ बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। भविष्य गणना दूर की बात है, हमारी सरकारें इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। बहरहाल आपको लगता है कि इस तरह के रिपोर्ट कवर कर सरकार तक पहुंचाना ज़रूरी है, जिम्मेदारों तक, सिस्टम में बैठे जो जिम्मेदार हैं, हुक्मरानों तक, उन तक ऐसे ज़मीनी हालात पहुंचाना ज़रूरी है ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ और हमारी सरकारें खिलवाड़ करते ना रहें। समय रहते इस तरह की बदहाल स्थितियों का नियंत्रण कर सकें या निपटारा कर सकें, या फिर जो स्कूल भवन जो मरम्मत योग्य हैं उनका तत्काल मरम्मत किया जा सके और इन बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए और साथ ही इनकी ज़िंदगी के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो या भविष्य में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना घटे जिसका सीधा खामियाजा इन बच्चों को उठाना पड़े। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन पर मुकेश चंद्राकर ज़मीन पर उतरकर ज़मीनी समस्याओं को लोगों तक और साथ ही जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप हमारे इस रिपोर्ट को साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अन्य सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे होगी मेरी मुलाकात अगली रिपोर्ट में, तब तक दीजिएगा मुझको इजाज़त। धन्यवाद।